बाजार के फंडामेंटल से बात करते हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टिंग लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ कल्पेन पारेख जुड़ रहे हैं, सीईओ ऑफ डीएसपी म्यूचुअल फंड। कल्पेन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे डे टू डे मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पीछे जो फोटोग्राफ जो पिक्चर नज़र आ रही है टाइगर की, रोरिंग टाइगर इंडियन इकोनॉमी को कहा जाता है। और इस समय देखिए, कुछ दिन पहले मैकेंजी के ग्लोबल हेड इंडिया की तारीफ करते हुए नहीं थम रहे थे, कह रहे हैं पूरी सेंचुरी इंडिया की हो सकती है। आज एचएसबीसी के ग्लोबल सीईओ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फ़ायदा कर रही हैं और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स के बदलाव जो आ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आप भी ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर्स वगैरह काफ़ी देखते रहते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए को इस लाइट में देखें आप, और मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपकी जो आजकल रेगुलर नेत्रा करके जो आपकी रिपोर्ट आ रही है उसमें काफ़ी हमें डेटा मिलता है वहाँ उस तरह का। शेयर करें कुछ बड़े ट्रेंड्स, बड़े इंडिकेटर्स जो इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं देखने के लिए। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग अजय। आपकी नज़र बहुत तेज है कि रोरिंग टाइगर के सामने भी आपका ध्यान पहुंच गया, लेकिन एज अ कॉमन मैन हमें रोरिंग टाइगर के सामने सिर्फ तस्वीरें खींचनी चाहिए, ना कि ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा मेरा ये मानना है कि पिछले 3-4 दिन में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव हेडलाइंस और नैरेटिव्स निकल रहे हैं हमारे इकोनॉमी के ड्राइवर्स के ऊपर। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है 20-22 साल का, वो ये है कि बाजार को ये सब पता है। मार्केट नोज द फैक्ट दैट lot of these positive trends and drivers are emerging in India, और भाव में काफी कुछ आ गया है। तो इस डायमेंशन को बैलेंस में रखते हुए हमारा ये मानना है, और हमने कल ही हर महीने की 5 तारीख को हम हमारा नेत्रा करके जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करते हैं। तो कल के जो डॉक्यूमेंट में हमने 11 अलग अलग थीम्स पे हाईलाइट किया है, उसमें 2 डोमिनेंट पॉइंट जो मुझे बताना है आप सबसे, वो ये है कि नॉर्मली जब दुनिया भर में एक स्लो डाउन होता है, इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन होता है। लेकिन इस बार पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ इन्फ्लेक्ट हो रहा है आफ्टर 4-5 इयर्स। तो एक जो बैंकिंग सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है ऑन अ लोअर बेस ऑफ वैल्यूएशन is something to watch out for. So that is one important trend जिसमें हमें लगता है कि पैसा बन सकता है और काफी सारा रिस्क भाव में आ चुका है। और एक दूसरा जो डोमिनेंट ट्रेंड प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ये दिख रहा है कि 2015 के बाद हेल्थ केयर सेक्टर इज at a significant cycle lows. So almost 65% of the companies in the healthcare sector are below their average valuation multiples on various dimensions. No doubt, healthcare sector में थोड़े negative trends हैं in terms of the pricing pressure in the US market, and many of our companies are having large chunks of their investments in US. तो उसके वजह से sentiment negative है, लेकिन अगर आप सिर्फ valuation का trend देखें तो वहां पे एक opportunity दिख सकती है। तो ये 2 बड़े important drivers है जो हम देख रहे हैं। और एक तीसरा पॉइंट ये है, जैसे आपने बताया कि इंडिया का डोमिनेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रहा है, तो वहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और केपेक्स वाले सेक्टर्स में। लेकिन हमारा ये भी मानना है साथ में कि पिछले 1 साल में ये सेगमेंट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इन्वेस्टर को ये दोनों को बैलेंस में रख के अपने पोर्टफोलियोज को डिजाइन करने की जरूरत है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मॉर्निंग केतन, क्योंकि हमने देखा, आपने ये जो टच बेस किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है भी, क्योंकि अगर आप यूएस की इकॉनमी को देखें, और इस पर मार्क मॉबस भी यही बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी यही व्यू रख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नज़र भारत पर चीन के मुकाबले बेहतर है, ज़्यादा फोकस है। और अब तो सिर्फ चीन +1 नहीं, यूरोप +1 थीम भी एक बहुत प्रोमिनेंट है, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा, मेक इन इंडिया को मिलेगा, डोमेस्टिक मार्केट को मिलेगा। इस थीम पर आपको कौन कौन सी, इस बड़े ट्रिगर पर कौन कौन सी थीम्स पसंद आती है? जैसे हमने बताया कि इंजीनियरिंग थीम है वो काफी डोमिनेंट है, और इंडिया में बहुत सारी ऐसी टियर 2 मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में कंपनीज है जिसको इसका फायदा होगा। तो इनफैक्ट हमारे पास एक पूरा का पूरा एक फंड है जो इस थीम पे बिल्ड किया है, जिसमें इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल्स, इस पूरे सेगमेंट को, इसमें अराउंड 10 से 11 सब सेक्टर्स है जिसके ऊपर पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन है, जिसमें 8 से 10% डिफेंस कंपनीज का वेट है,
10 से 12% कंस्ट्रक्शन कंपनीज का वेट है। अगेन वीकेंड पे काफी डिस्कशंस हुए हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे पिछले 10 साल में काफी कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत कम अच्छी कंपनीज बची है। 10 साल 15 साल पहले वो सेक्टर बूम में था, तेजी में था, लेकिन 15 साल का काफी खराब समय निकाला है इन कंपनी से। और इसमें से जो गिनी चुनी 5 से 6 कंपनियां इमर्ज हो रही है, तो ये सब कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में हमने इकट्ठा की है। और यहाँ पे हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल में रिलेटिवली बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न बन सकता है इन्वेस्टर्स का। कल्पेन, जैसे भी आप चर्निंग की भी बात बोल रहे हैं और सेक्टोरल भी आप बता रहे हैं कि हाँ किस किस में काफ़ी दम है, आप सरकारी सेगमेंट यानी कि सरकार से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उसको कितना वेटेज देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इस समय जब गवर्नमेंट भी थोड़ा एक्टिव है और दूसरा कंपनीज की परफॉर्मेंस भी हमको बैलेंस शीट्स पे अच्छी दिख रही है? उसमें एक खास सेगमेंट है डिफेंस का, आप इसको कितना वेटेज देते हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट के अप्रोच में हम ये नहीं देखते हैं कि ये सरकारी कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ज्यादातर ध्यान हम ये देखते हैं कि कंपनीज के आरओई कितने स्टेबल है या उनके आरओईज में इंप्रूवमेंट होने की कितनी क्षमता है। दूसरा, इन कंपनीज की बैलेंस शीट क्या है और इनके पिछले 3 से 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है और आगे चल के प्रॉफिट ग्रोथ रेट क्या रहेगा। अब इसमें अगर सरकारी कंपनी फिट होती है तो हम वो भी खरीद लेते हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी ठीक होती है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है वो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के बेसिस पे बिल्ड होता है, ना कि प्रोमोटर कौन है फ्रॉम अ गवर्नमेंट ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये देखने के बाद आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में है काफी सारी सरकारी कंपनी, जैसे आपको बताया हमने कुछ पोर्टफोलियोज में डिफेंस स्टॉक्स है, फिर पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स है, कहीं कहीं पे कोल इंडिया है। तो देर आर सिलेक्ट स्टॉक्स विच आर अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारा जो 80-90 हजार करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें सबसे बड़ा डोमिनेंट वेट जो है वो फाइनेंशियल्स का है, बैंक्स और एनबीएफसीज का है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 साल में एक बहुत बड़ा क्लीन अप हुआ है बैलेंस शीट्स में बैंक्स के, और 5-6 साल के बाद पहली बार अब क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में दिख रहा है। तो और दूसरा ये काफी हद से एक डोमिनेंट डोमेस्टिक सेक्टर है। और आगे हमें ये पता है कि अगले 2 से 3 साल में शायद 2 से 3 क्वार्टर में यूरोप में वीकनेस दिख रही है, चाइना का ग्रोथ स्लो हो रहा है, यूएस में स्लो डाउन की बातें हो रही है। तो ये सब ध्यान में रख के हमने कोशिश ये की है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है इसे हम अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ध्यान दें। हमने देखा है कि पिछले 3 साल का जो 20% का निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ आया है, इसका काफी हद से ये ग्रोथ ग्लोबल सेक्टर से आया है, जैसे मेटल कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज और टेक। सो दीज आर 3 ग्लोबल सेक्टर्स व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 3 इयर्स। अगले 3 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, हमारा ये मानना है कि हमें ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे बैंकिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसमें कुछ बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ये हमारे टॉप 2 वेट्स है, और कुल मिला के दोनों के बीच में ही 15 से 20% ऑफ द पोर्टफोलियो सिर्फ ये 2 स्टॉक में होगा। And likewise, there are other NBFCs and select banks and companies in the housing finance space. Right. एक बात बताइए कल्पेन, जो करेक्शन आया बाजार में करीब 20-25% टॉप से ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर पे यूएस मार्केट्स भी करेक्ट हो गए थे। पिछले साल जब यूएस मार्केट्स में आई थिंक 9वां या 10वां साल आउट परफॉर्मेंस का चल रहा था, सब चेज कर रहे थे। इंडिया में भी सारे बड़े अच्छे नए जो मैं मिलता था सब पूछते थे यार 5% क्या मैं विदेशों में लगा दूं, यूएस मार्केट में तगड़ी रैली चल रही है। लेकिन जब नैस्डैक 25% घटा टॉप से, इनफैक्ट 30%, उसके बाद से बातचीत होना कम हो गई है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि यूएस मार्केट और कई और दूसरे मार्केट, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे बायोटेक, बहुत सारे फील्ड्स में वहाँ रिप्रेजेंटेशन है जो शायद भारत में अवेलेबल नहीं है। क्या ये सही वक्त है थोड़ा सा एलोकेशन वापस बढ़ाने का? क्या गुंजाइश है फंड्स के पास विदेशी मार्केट्स में खरीदने की? अजय, ओवरऑल फंड इंडस्ट्री में एक लिमिट डाली गई है $7 बिलियन की, और वो लिमिट ऑलमोस्ट फिलअप हो चुकी है, जिसकी वजह से आरबीआई का वो विंडो बंद है। सिलेक्टिव फंड्स के पास वो लिमिट्स अवेलेबल है, और सिलेक्टिव ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो लिमिट्स अवेलेबल है। बट वो एक अलग बात है। इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि आज अगर मुझे अच्छी कंपनीज, चाहे वो इंडिया की हो या यूएस की हो या यूरोप की हो या एशिया की हो, अगर मुझे अच्छी कंपनी 15 से 25% के आरओई वाली, 15 से 20% के ग्रोथ रेट वाली और अच्छे कैश फ्लो वाली कंपनी अगर सस्ते में मिल रही है,
तो मुझे पैसा लगाना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि ये जो ग्लोबल करेक्शन, इनफैक्ट हमने 6 या 7 महीने पहले एक ग्लोबल इनोवेशन फंड किया था जो ग्लोबल टेक और इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन हमने ये देखा था कि ये 10वें साल के अपने पीक पे है, और इसीलिए हमने ये फंड में सिर्फ SIP का ऑप्शन रेकमेंड किया था, जिसके जरिए इन्वेस्टर हर महीना थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो अब ये फंड की NAV 25% नीचे आ चुकी है। तो जनरली हमें अच्छा लगता है कि जब अच्छी कंपनी सस्ती हो जाए तो उसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। और आपने बहुत अच्छा टाइम पे ये सवाल किया है, क्योंकि 1 साल पहले सभी को ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करना था और आज सभी को इंडिया स्टोरी पे ज्यादा भरोसा है। तो मेरा ये मानना है कि सच हमेशा बीच में होता है, इस एक्सट्रीम पे नहीं होता है। और आज जब इंडिया अपने पीक की तरफ जा रहा है और ग्लोबल स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत एक्सपोजर ग्लोबल स्टॉक्स की तरफ बढ़ाना चाहिए। मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में ये कर रहा हूँ थ्रू फंड्स जिसमें इंडिया और ग्लोबल दोनों का मिश्रण और कॉम्बिनेशन होता है। शानदार डिस्क्लेमर ने दिया आपसे। कुछ रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं साउथ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर आप गए कि हाँ कुछ सरवना भवन या सरवना भवन है शायद चेन्नई में, दिल्ली मालूम है वहाँ में नहीं, उस पर्टिकुलर चेन्नई वाले में जो जैसे कहते हैं ना गले के पीछे लिखा रहता है जो काउंटर होता है, द ओनर ऑल्सो ईट्स हियर। ये हमारे कल्पेन जी बता रहे हैं कि मैंने अपने फंड में भी यही अप्रोच अपनाई है कि विदेशी बाजारों में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कल्पेन आपने बताई, सुन के हमारे व्यूअर्स को और कॉन्फिडेंस है कि आप खुद भी ये अप्रोच अपना रहे हैं। बिल्कुल जरूरी। इनफैक्ट आप माटुंगा में मैसूर कैफे में जाएंगे, वहां पे भी सेम मैसेज लिखा हुआ है। चलिए एक दिन आपके साथ मद्रास कैफे में मुलाकात करेंगे, मीटिंग करें, गपशप डोसा के ऊपर मार्केट गपशप। बस कल्पेन, मेरे को एक छोटा सा सवाल आपसे और चलते चलते पूछना है, वो ये है कि हम ग्लोबली अब थोड़ा सा डीकपल होके अपनी पावर अलग से दिखा सकते हैं, जैसे हमने दिखाया है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर दिखाई है। देखिए, मैं ना ज्यादातर इन सब थियरीज में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स को मेजर करना या मैक्रो को मेजर करना हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के मैच जैसा होता है, जहां पे लास्ट बॉल तक पता नहीं होता है कि कौन आके मैच को जिता लेगा या कौन आके मैच को अपने हाथ से निकाल लेगा, क्योंकि ये मैक्रो फैक्टर्स बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव होते हैं। और दूसरा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कोशिश करते हैं इसे ट्रैक करना या इसके बेसिस पे एक जजमेंट लेना, बट ये बहुत मुश्किल होता है, तो आम इन्वेस्टर के लिए ऑल द मोर डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे पोर्टफोलियो में हम कोशिश करते हैं कि मैक्रो की एक समझ रखें, ताकि हम एक्सट्रीम से कोई बड़ी गलती ना करें। तो मैक्रो को ध्यान में रख के, लेकिन ज्यादातर पूरा का पूरा फोकस होता है कि यूनिक कंपनी लेवल पे कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है और रिस्क कहाँ कम लगता है। तो ये अप्रोच थोड़ा हटके होगा शायद, जो आप मुझसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हो उससे। हम इतना ज्यादा ग्लोबल मैक्रो के बेसिस पे पोर्टफोलियोज को डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि और जो दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में 47% of the companies are exposed to global cycles, and their profitability is exposed to global earnings. So वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आज अगर मेटल प्राइसेस आप देखें तो 20 से 40% का पीक से मूव हुआ है। ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी किसको पता है अगले 3 महीने में ये ऊपर होगा या नीचे होगा। हमारा ये अंदाजा है कि मेटल्स हो या कमोडिटीज हो, ये मोरलेस अपने पीक पे है, लेकिन क्या हम गलत जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या हमने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे? बिल्कुल नहीं किया था। तो इसी वजह से हम पोर्टफोलियो में कोशिश करते हैं बॉटम अप ज्यादा ध्यान देने का, और मैक्रो का अवेयरनेस होता है, लेकिन उसके बेसिस पे हम पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं करते हैं। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेन, आज समय देने के लिए, ये सारे इंसाइट्स इतने सिंप्लीफाइड वे में हमारे व्यूअर्स के सामने रखने के लिए, और कई सारी स्टॉक सेक्टर रिकमेंडेशन भी आपसे हमें सुनने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। थैंक यू।